नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। संभल में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 4 हो गई। हिंसा के दूसरे दिन हालात काबू में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिले में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। लोग भी अपने घरों में कैद हैं। हिंसा के इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन को घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने संभल में हुई हिंसा का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ा। वहीं अब वो हिंसा के बाद संभल जाने वाले थे, इसे लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर रखी थी। नगीना सांसद जब संभल के लिए निकले तो प्रशासन ने उन्हें हापुड़ के पिलखुआ टोल प्लाजा पर ही रोक लिया। इस दौरान उनकी प्रशासन के लोगों के साथ तीखी बहस भी देखने को मिले। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ अशोक राजपूत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जब पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से ये पहले ही आदेश आ गए थे कि जब तक संभल में 30 तारीख तक जब तक हालात नहीं सुधर जाते तब तक किसी बाहरी व्यक्ति या नेता प्रतिनेता का, राजनेता का, किसी का भी आना संभल में बंद है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद को क्यों जाना पड़ा संभल? ये जाने के लिए तो लोग अपनी जिद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ है कि प्रतिबंध है और लोग जा नहीं पाएंगे जी। अच्छा, दूसरी जी बोलिए बोलिए। जी, जब पहले प्रशासन की तरफ से ये आदेश आ गए थे कि 30 तारीख तक कोई भी संभल में एंट्री नहीं कर सकता है, तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद क्यों जाना चाह रहे थे संभल? नहीं, चंद्रशेखर आजाद तो इसीलिए जाना चाह रहे थे, उनको पहले से उनका कोई अच्छी नीयत या अच्छे मंशा तो है नहीं। उपद्रव की स्थिति में भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ जब निषेधाज्ञा लागू है और धारा 163 लागू है, उसके तहत बैन है, और उस बैन की स्थिति में भी अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो गलत है, फिर आपको अनुमति नहीं रहेगी। इसीलिए उन्होंने घोषणा की है कि करीब 1 दिसंबर तक ये लोगों का आना जाना, राजनेताओं हो या दूसरे और लोगों का आना जाना रोक रहेगा। जी अशोक जी, जिस तरीके से संभल के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और एक तरीके से राजनीति भी खूब की जा रही है, क्या इसी चीज को देखते हुए ये रोक लगाई गई है ताकि कोई भी इस मौके का फायदा उठाकर राजनीतिकरण ना करे, युवाओं को भड़काए ना? देखिए, जो जिला है, जिले की जो स्थिति है वो संवेदनशील है। जो संवेदनशील स्थिति है तो उस स्थिति में ये तो करना ही पड़ेगा कि एहतियातन कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। और उसी एहतियात कदम उठाते हुए स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और बाहरी लोगों के रोक लगाई गई है। धारा 163 को निषेधाज्ञा लागू की गई है और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। उसमें जो FIR हुई है, करीब 7 से ज्यादा FIR हुई है। तो जब ये इतना सब हो जाने के बाद फिर ये संभावना नहीं है कि आप उनको अलाउ कर दें सारी चीजों के लिए। जी अशोक जी, आज एक नोटिस भी जारी किया गया कि संभल में छतों पर भी ईंट पत्थर नजर ना आए, सोडा की बोतलें ना नजर आए, यहाँ तक अगर सड़क पे भी घर बन रहे हैं, सड़क बन रही है, तो ईंट पत्थर बालू मोरंग ये ना दिखाई दे। इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर कार्य निर्माण हो रहे हैं तो ये चीजें तो पड़ी रहेंगी, लेकिन आखिर वजह क्या हुई कि ये नोटिस जारी किया गया? देखिए, ये जो नोटिस जारी के नोटिस तो सिर्फ सीधे इसलिए कि कल जो पथराव हुआ है और अभी एक स्थिति बन गई है आमतौर पर कि पथराव होगा और पथराव में जब पथराव की स्थिति को करने के लिए आपको अपने करना रोक लगानी पड़ेगी। तो वो किया तो वही है उन्होंने कि जो पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी अब आगे नहीं होनी चाहिए। तो जब नहीं होनी चाहिए तो फिर इनके लिए आपको रोक लगाई गई है। जी अशोक जी, लेकिन सोचने वाली बात है कि संभल की स्थिति आखिर क्यों इतनी बिगड़ी? और कल जो पत्थरबाजी हुई देखने को मिला कि काफी भारी संख्या में पत्थर इकट्ठा करके लिए गए थे। क्या लगता है कि ये सच में, जैसा कि बताया जा रहा है पक्ष द्वारा, कि ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, पहले तो भले कोई नहीं कह सकता कि सोची समझी साजिश है, लेकिन हाँ, घटनाक्रम जो हुआ है उसमें तो सिद्ध हो गया ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि संवेदनशील स्थिति हुई और क्योंकि
तरह से जो ये घटनाक्रम हुआ है, जी क्योंकि एक पक्ष ने जामा मस्जिद की बजाय उसको मंदिर होने की बात खिलाई, तो जी मंदिर रही तो उसमें कोर्ट कमीशन का सर्वे शुरू हुआ। जब कमीशन का सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के भारी विरोध प्रदर्शन किया, पथराव किया, आगजनी की। और तो पथराव आगजनी हो गई तो उसके बाद ये स्थितियां तो रहेंगी ना, कि आपको कंट्रोल करने के लिए आपको प्रतिबंध तो करना ही पड़ेगा, निषेधाज्ञा लागू तो करनी ही पड़ेगी। जी अशोक जी, आखिर विपक्ष क्यों इस चीज को इतना हंगामा बना रहा है, सीधे सरकार को लेके सरकार पे सवाल उठा रहा है, क्यों विपक्ष इस चीज को लेके इतना राजनीतिकरण कर रहा है? देखिए, विपक्ष का काम राजनीति करना है, लेकिन विपक्ष राजनीति करने के लिए बहुत सारे और रास्ते हैं, लेकिन फिलहाल ये जगह नहीं है। क्योंकि अगर समाज में जो ये क्या नाम है, संवेदनशील स्थितियां रहेंगी, दंगा फसाद रहेगा, तो वहां तो ये नहीं करना चाहिए, वहां तो इनको नियंत्रण की स्थिति में रहना चाहिए था, लेकिन वहां कोशिश कर रहे हैं तो प्रशासन तो नहीं अलाउ करेगा। जी जी अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से संभल में हुई घटना दिन ब दिन अपना रूप बदलती जा रही है और रोज नए राजनीतिकरण किए जा रहे हैं इस घटना को लेकर। बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 30 तारीख तक संभल में किसी भी व्यक्ति को या राजनेता को आने की अनुमति नहीं है, ताकि संभल की स्थिति काबू में रखी जाए। इसलिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी तरह का भड़काऊ पोस्ट नहीं करेगा। अगर इस तरीके के भड़काऊ पोस्ट देखने को मिलते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी नोटिस जारी किया गया कि 30 तारीख तक कोई भी बाहर का व्यक्ति या कोई भी राजनेता संभल में नहीं आएगा। लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं, निकले कि वो संभल जाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, वहां की एरिया का जायजा लेंगे। लेकिन जैसे ही का काफिला निकला, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट था और उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, जिसके बाद एक विवाद देखने को मिला। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, जब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी था कि 30 तारीख तक कोई भी एंट्री बैन रखी गई है संभल में, तो फिर क्यों चंद्रशेखर आजाद जाना चाह रहे थे, जबकि नोटिस सभी के पास पहुंची थी, सभी को इस बात की जानकारी थी? क्या दर्शाता है चंद्रशेखर आजाद का वहां जाना? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज जैसे चंद्रशेखर आजाद वहाँ पर संभल जा रहे थे, जबकि वहाँ के जिला प्रशासन और वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने एक नोटिस जारी की थी कि 30 तारीख तक कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल में आना नहीं होगा, उसको बाहर ही रोक दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर चंद्रशेखर आजाद वहाँ पर जाते हैं, कहीं ना कहीं जो माहौल वहाँ का गर्मा रहा है इसको और बिगाड़ने का काम करेंगे। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने उनको मौके पर ही रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया है। देखिए, शाही मस्जिद का मामला है, सर्वे का मामला था, जिसमें करीब 800 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें करीब 25 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसमें जो वहाँ के सांसद हैं जियाउर रहमान और वहाँ के जो सदर विधायक हैं इकबाल महमूद, उसके बेटे पर भी एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। उसको लेकर के देखे राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं देखे चुनाव तो 2027 का नजदीक आ रहा है, तो उसको लेकर के भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी वहां पर जो जनता है उसमें अपनी छक चमकाई जा सके और वहां पर राजनीति खेली जा सके। लेकिन अगर वहां पर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, वहां पर जो एसपी थे उन्होंने एक वीडियो में साफ दिख भी रहा, वो युवाओं को अपील भी कर रहे हैं कि आप देखिए नेताओं के चक्कर में अपने को आप मत जो कि अपने आप को मत बर्बाद करिए, आपका भविष्य है। तो नहीं, कहीं ना कहीं देखिए राजनीति हो रही है, इस तरह की अगर घटना हो रही है उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कोई नोटिस जारी की है, तो उसको भी राजनीतिक नेताओं को पालन करना चाहिए, वहां पर नहीं जाना चाहिए। इससे जाकर के अगर वहां पे भड़काऊ भाषण देंगे, बयान देंगे, तो कहीं ना कहीं वहां का जो मामला गर्म है वो शांत नहीं होगा और भी उग्र होगा। जी बसंत, आखिर वजह क्या है, क्यों प्रशासन ने किसी की भी एंट्री पे बैन लगा रखा है संभल में? देखिए, बिल्कुल वहां पर शाही मस्जिद का वहां पर सर्वे होना था, उसी को लेकर के वहां पर जब सर्वे टीम मौके पर पहुंची है, सर्वे काम चल रहा था, तभी वहां पर कुछ युवा आए और वहां पर हंगामा करने, ईंट पत्थरों से हमला करने लगे टीम पर। उसके बाद
जब वहां पर मामला शांत होता ना देख करके मौके पर फोर्स पहुंची, तो फोर्स पर भी पथराव कर दिया। उसको लेकर के फोर्स ने भी दोनों तरफ से वहां पर फोर्स ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और जी। फायरिंग भी की, जबकि उधर से भी फायरिंग की। उसमें करीब 4 लोगों की जान भी चली गई है और उसमें करीब 19 पुलिस वाले घायल हैं, जिनको अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये मामले को एक विवाद कर दिया जा रहा था, वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी। उसी को लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ है और उसपे जो आरोप लग रहे हैं, वहां के जो स्थानीय सांसद सपा के हैं, स्थानीय जो विधायक हैं, उनके बेटे पर आरोप लग रहा है। जी, बसंत, आखिर क्यों इस मामले को इतना राजनीतिकरण किया जा रहा है? पहले अखिलेश यादव, फिर मायावती, फिर असदुद्दीन ओवैसी और अब चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले को लेकर सरकार पे हमला बोला है। क्यों इस मामले का इतना राजनीतिकरण किया जा रहा है? देखिए, 2027 का चुनाव नजदीक, अभी 9 विधानसभा के जो चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को 7 सीटें भी मिली हैं, जी। सपा को 2 सीटें मिली हैं, जबकि बसपा का वहां पे खाता भी नहीं खुला। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है वो चाहती हैं कि सरकार की छवि खराब की जा सके, उसी को लेकर के वहां पर विवाद चल रहा है। जो युवा है, उनको भड़काया जा सके, वहां पर किसी तरह दंगा कराया जा सके कि प्रदेश का भी माहौल बिगड़े और जिले का भी माहौल बिगड़े। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वहां के जो युवा हैं, उनको सोचना चाहिए, उनके जो परिवार वाले हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो राजनीतिक पार्टी के चक्कर में जो वहाँ के युवा हैं, वो अपने आप को गलत किसी मामले में फंसा लें और उससे अपने आप को दूर रखने की लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है और सरकार भी अपील कर रही है। लगातार सरकार ये भी कह रही है कि निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी। ठीक है। जी, पसंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से संभल की जो घटना है वो अब राजनीतिकरण का रूप लेती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कोर्ट की तरफ से सर्वे की बात की गई थी। जब टीम पहुंची तो उसके बाद वहां पे कुछ उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया, पत्थरबाजी की और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के कई जिलों में अन्नदाता किसान डीएपी खाद न मिलने से परेशान हैं। राज्य के बीज गोदामों और खाद समितियों में बीते कई सप्ताह से किसान चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाते लगाते किसान परेशान हो गए हैं। रबी की फसल की बुआई का सीजन होने के बाद भी जिले में सरकारी सेंटरों से खाद और बीज गायब है। खाद के लिए किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। अन्नदाता दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। हालात ये है कि खाद के लिए किसान कई कई दिनों से लाइनें लगाकर खड़े हैं। इसके बाद भी किसान को हताशा और निराशा ही हाथ लगी। राज्य के बीज गोदामों और खाद समितियों में जो खाद आ भी रहे हैं, उसकी कालाबाजारी हो जा रही है और इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है अन्नदाता किसानों को। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।